Did this happen to you that even after solving PYQs, you were not able to hit them in the real exam? It is because people are aware that PYQs are necessary, but they don't know how to solve them, and that's where I come in. Hello, dear brothers and sisters. My name is Anakin Skywalker, and you're watching Counter Coaching Crusade. इस वीडियो के लास्ट में एक गिफ्ट है आपके लिए, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना एंड आई प्रॉमिस दिस एनालिसिस विल सेव योर अटेम्प्ट्स एंड विल बी द बेस्ट वे टू स्टार्ट द न्यू मंथ ऑफ योर प्रिपरेशन। इस वीडियो में प्रीलिम्स का लेटेस्ट ट्रेंड है और एग्जामिनर की पोल खुलने वाली है एंड आई एम सेइंग दिस बिकॉज आई स्कोर्ड 128 मार्क्स इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024, सो लेट अस गेट स्टार्टेड। We will take everything from scratch. So the first question that comes to our mind is, are PYQs even important? There is so much of hype about them. तो ऐसा क्या है PYQs में? एक्चुअली क्वेश्चंस आ भी रहे हैं कि नहीं, तो पहले ये चेक कर लेते हैं। तो ये क्वेश्चन है CSE 2024 में, जिसमें घाघरा, गोमती, गंडक, कोसी, इसको वेस्ट टू ईस्ट अरेंज करना है। 1997 में एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन था, जिसमें बस मैप दिया हुआ था और कोसी, गोमती, घाघरा, गंडक एग्जैक्ट सेम क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है, 1997 से। ओके, 2023 में चैड, गिनी, माली एंड सूडान के बारे में पूछा था, जो कि साहेल कंट्रीज हैं, और सक्सेसफुल कू उसका आंसर था, जिसमें कू पूछा हुआ है, टेक ओवर्स, मिलिट्री टेक ओवर्स। तो ये भी इसी क्वेश्चन से इन्फ्लुएंस होकर आया है। 2022 में रिट ऑफ मैंडेमस पूछी थी, 2024 में रिट ऑफ प्रोहिबिशन पूछ लिया। ठीक, 2018 में राइट टू प्राइवेसी, 2021 में राइट टू प्राइवेसी, 2024 में राइट टू प्राइवेसी। फिर 2023 में हाइड्रोजन फ्यूल पे क्वेश्चन, 2024 में फिर हाइड्रोजन फ्यूल पे क्वेश्चन। 2021 में रिटेल इन्वेस्टर कैन इन्वेस्ट इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, रिटेल इन्वेस्टर कैन ट्रेड इन गवर्नमेंट सिक्योरिटी, 2021 से 2024 में। मार्सुपियल्स पे क्वेश्चन, 2023 में मार्सुपियल्स पे डिटेल्ड क्वेश्चन। मतलब ऐसा है कि आप इस क्वेश्चन को कर लेते तब भी आप इसको सॉल्व नहीं कर पाते। तो ऐसा नहीं कि PYQs कर लिए हैं तो सॉल्व हो गया, तो हम आगे भी सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। वो क्यों ऐसा नहीं है ये मैं अभी आगे बताऊंगा, और फिर उसको कैसे करना है वो भी, जो कि हमारी कीवर्ड एनालिसिस अप्रोच है। 1983 में कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन, 1983 में, ये ध्यान रखना। 2023 में कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन, 2024 में कॉन्गो बेसिन पे क्वेश्चन। ठीक है, आप कोई सा भी क्वेश्चन इनमें से कर लेते तो भी आप इसे नहीं कर पाते, है ना। ठीक, 1982 में हनी बीज आर सोशल इंसेक्ट्स, और इसका आंसर था दे मूव सोशली विद अदर इंसेक्ट्स। ठीक है, ये 1982 का क्वेश्चन है। और यहाँ पर 2023 में पूछा कि वो कौन सा इंसेक्ट है जो कि जब खाना मिल जाने पर अपने किन को डांस करके इंडिकेट करता है। तो डांस करके वही इंडिकेट करेगा अपने किन्स को जो कि अपने किन्स के साथ मूव करता है, तो मूव सोशली विद अदर इंसेक्ट्स, तो यही हनी बीज इसका आंसर है। तो हनी बीज यहाँ से आंसर आ गया। 1989 पल्सर्स पे क्वेश्चन, व्हाइट ड्वार्फ्स पे क्वेश्चन। इसका आंसर एटॉमिक क्लॉक है, पर रॉन्ग आंसर जो है उस पर इन्होंने नेक्स्ट क्वेश्चन बना दिया। अब देखो, 2023 में पल्सर्स आ गए और व्हाइट ड्वार्फ्स ये आ गए CSE 2024 में। यहाँ पर जाइंट क्लाउड्स, यहाँ पर जाइंट स्टार्स। ठीक है, जाइंट स्टार्स, ड्वार्फ स्टार्स पे क्वेश्चन। अब 2010 में कुलेरू लेक और रिवर कृष्णा रिवर, कुलेरू लेक 2023 में। वुलर लेक, झेलम, झेलम रिवर, वुलर लेक। यानी ये क्वेश्चन डायरेक्टली एग्जामिनर ने यहीं से ही बनाया है, इतनी सिमिलैरिटी थोड़ी होती है। ठीक, 1980 में एनीमिया ड्यू टू द लेक ऑफ आयरन। ठीक है, अब इस क्वेश्चन में एनीमिया मुक्त भारत स्ट्रेटेजी के पॉइंट्स, इसमें कैल्शियम उन्होंने उठाया और यहाँ डाल दिया, जबकि यहाँ पर आयरन आना था। बाकी सब कुछ सेम है और ओनली 3 इसका आंसर है। यानी उन्होंने सिर्फ इस क्वेश्चन, अगर ये इंफॉर्मेशन आपको है तो वो आपको स्वैप पकड़ में आ जाएगा और आपको ये आंसर आ जाएगा। ठीक है, 2021 में आंसर है क्वेश्चन का बिस्फेनॉल ए का पॉलीकार्बोनेट, पर ये गलत ऑप्शन था, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट। और फिर 46 में क्वेश्चन जो नंबर है 46, 2022 में पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट पर पूरा एक क्वेश्चन आ गया। इस क्वेश्चन को करने के बावजूद इसे नहीं कर पाते, है ना। फिर नेक्स्ट, अब ये तो हमें समझ आ गया कि ये PYQs इंपॉर्टेंट हैं क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन आ रहे हैं। और ये तो मैंने अभी आपको कुछ ही बताए, मैं कुछ पिछले 3 साल में आपको 100 क्वेश्चन ऐसे बता दूंगा, यानी 1/3 पेपर PYQ से आ रहा है। पर
आप PYQ कर भी लो तब भी सॉल्व नहीं कर पाओ, इस तरीके से आ रहे हैं। तो क्यों ऐसा है और उसको कैसे करना है, अब हम आगे डील करेंगे। पहली बात, क्यों इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनर बना ही क्यों ना है PYQ से क्वेश्चंस, तो उसके 4 रीजंस हैं। पहला, एग्जामिनर इज स्कैर्ड। अब एग्जामिनर डरा हुआ क्यों है, ये समझने के लिए आपको एग्जामिनर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना होगा कि एग्जामिनर कैसे एक्चुअली क्वेश्चन बनाता है। आप एग्जामिनर के शूज में खुद को रखकर देखिए और फिर उसके बाद इस स्टोरी को समझिए। आपके पास यूपीएससी का फोन आया कि सर आपको क्वेश्चन पेपर बनाना है यूपीएससी प्रीलिम्स का। तो अब आप जाओगे धौलपुर हाउस और क्वेश्चन पेपर सेट करने के लिए। आपको कुछ पता नहीं है क्योंकि यूपीएससी का पेपर हर साल अलग अलग लोग बनाते हैं ताकि पेपर लीक ना हो। कई सारे लोग बनाते हैं, ठीक है। तो आप वहाँ पर जाओगे, आपके पास एक्सपीरियंस नहीं है यूपीएससी प्रीलिम्स का, तो आप क्या करोगे, अपने कॉलीग्स का पेपर उठाओगे, जो पिछले साल के पेपर जो दूसरे लोगों ने बनाए थे, आपके ही स्टेचर के लोगों ने। तो आप देखोगे उन्होंने कैसे क्वेश्चंस बनाए, ठीक है ना। अब एक प्रोसेस को समझो। एक्चुअली होता क्या है कि हम जब भी सोचते हैं तो हमारा एक न्यूरॉन लिट होता है, ठीक है। आपने कोई एक चीज़ सोची, जैसे यूपीएससी के बारे में सोचा, तो आपके आसपास जो भी न्यूरॉन्स होते हैं वो सब कनेक्टेड रहते हैं, वो सारे भी लिट हो जाते हैं। यानी यूपीएससी के बारे में अगर आपको किसी ने कुछ कहा तो आपको प्रीलिम्स की याद आ जाएगी, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस याद आने लगेंगे, आपने पेपर दिया था वो एक्सपीरियंस शायद याद आने लगे। तो इस न्यूरॉन से कनेक्टेड जो भी न्यूरॉन्स होंगे वो सारे लिट अप हो जाएंगे। इस बारे में मैंने बात पहले भी की है, जो मेरे 2024 पेपर सॉल्विंग सीरीज थी उसमें। इस प्रोसेस को हम कई बार यूज़ भी करते हैं क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, ठीक है, पर उसके बारे में हम बाद में बात करेंगे। तो एग्जामिनर ने अब कई सारे क्वेश्चंस देखे, तो उसके दिमाग में वो न्यूरॉन क्लिक हुआ। जैसे क्वेश्चन आया क्रिप्स मिशन पे, तो उस क्रिप्स मिशन वाला जो उसका न्यूरॉन है वो क्लिक हो जाएगा, और आसपास जो भी न्यूरॉन्स होंगे वो सारे लेट अप हो जाएंगे। यानी अब नेक्स्ट क्वेश्चन वो जो बनाएगा वो इसी से इन्फ्लुएंस्ड होगा। ये ह्यूमन टेंडेंसी होती है कि वो कोई भी आउट ऑफ थिन एयर वो क्वेश्चंस नहीं सोच पाते। जो दिखा हुआ रहता है, कभी न्यूज़ में कहीं नज़र पड़ गई, या फिर कहीं PYQ में देख लिया, या कहीं एनसीईआरटी में दिख गया, तो इस तरीके से क्वेश्चंस बनते हैं, ठीक है। तो अब देखो, डरा हुआ क्यों है ये समझा आपने, क्योंकि उसके पास एक्सपीरियंस नहीं है। अब एग्जामिनर लेजी है क्यों, अब हम बात करते हैं कि एग्जामिनर क्यों लेजी है। वो बढ़िया अपने घर पे बैठा हुआ था, अपना काम कर रहा था, तभी उसको कोई एक फालतू का टास्क थमा गया जिसका उसका कोई मतलब ही नहीं है। आपको ये लगता है कि एग्जामिनर ये सोचता होगा कि मैं पेपर ऐसा बनाऊंगा जिससे बेस्ट आईएएस ऑफिसर निकलेंगे, नहीं। उसको एक काम मिल गया है, उसको बस वो काम कैसे भी करके फिनिश करना है, एक सरदर्द आ गया है उसको। उसको पैसे मिलते हैं, चाहे वो कैसा भी क्वेश्चन बनाए, वो क्वेश्चन सेलेक्ट हो जाएगा या नहीं होगा, उसको एक टास्क दिया गया है, उसको उसकी वैल्यू दी गई है कि इतने पैसे आपको मिलेंगे, वो उसको मिलने ही वाले हैं। तो जल्दी जल्दी काम निपटा के आगे बढ़ो ना, तो वो इसलिए लेजी होता है। अब देखो, मैं आपको बताऊंगा कि यूपीएससी का एग्जामिनर सिर्फ क्वेश्चन ही नहीं चुराता PYQ से, क्वेश्चन की टेम्पलेट भी चुरा लेता है। क्यों, क्योंकि वो स्कैर्ड है और लेजी है। फिर भाई, ये देखो, अब हम पैटर्न एनालिसिस करते हैं थोड़ा सा। ये देखो, 2020 का क्वेश्चन है, विथ रेफरेंस टू इंडियाज बायोडाइवर्सिटी, सिलोन फ्रॉगमाउथ, कॉपर स्मिथ बारबेट, ग्रे चिन मिनीमेट एंड व्हाइट थ्रोटेड रेडस्टार्ट आर बर्ड्स, प्राइमेट्स, रेप्टाइल्स, एम्फीबियंस। अब 2024 इस साल वाला जो क्वेश्चन है वो देखो, ऑर्गेनिज्म सिकाडा, फ्रॉग हॉपर एंड पॉन्ड स्केटर आर। बिल्कुल वैसी ही टेम्पलेट में बना दिया उसने ये क्वेश्चन, इनकी जगह नाम रिप्लेस कर दिए, और बर्ड्स तो यहीं रख दिया, बर्ड्स, रेप्टाइल्स यहीं रख दिया, और फिर उसने इंसेक्ट्स ऐड कर दिए क्योंकि ये आंसर है। और यहाँ पर ये देखो, फ्रॉग माउथ यहाँ है, फ्रॉग हॉपर यहाँ है। तो वो मतलब बिल्कुल भी दिमाग नहीं लगा रहा अपना, थोड़ा सा चेंज कर देता है। जैसे हम लोग कॉपी करते थे स्कूल में, तो हम थोड़ा बहुत ये दिखाने के लिए चेंज कर देते थे कि टीचर पहचान ना पाए कि कॉपी किया है। बिल्कुल उसी तरीके से एग्जामिनर भी कर देता है। सेकंड क्वेश्चन में देखो, CSE 2023 का क्वेश्चन है ये। स्मॉल फार्मर लार्ज फील्ड्स। अब देखो कितना बल्कि क्वेश्चन है ना। 2024 में देखो, 100 मिलियन फार्मर्स। अब दिख रहा है, यहाँ भी फार्मर्स, यहाँ भी फार्मर्स, और दिखने में दूर से देखो दोनों क्वेश्चन लगभग एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। तो ये टेम्पलेट भी कॉपी कर ली, और सिर्फ टेम्पलेट ही नहीं, एग्जामिनर अंकल ने क्वेश्चन नंबर भी चेंज नहीं किया। 2024 और 2023 के सेट ए में दोनों ही क्वेश्चन 26 नंबर पे हैं। मतलब आप देख रहे हो आलसी पने की हद है। चलो अब हम नेक्स्ट रीजन पे चलते हैं, क्यों PYQs यूज करता है एग्जामिनर।
क्यों इम्पोर्टेंट है। ठीक है, अब देखो ये थर्ड स्टेटमेंट है, सिलेबस ऑफ पर्सनैलिटी टेस्ट। आपने यूपीएससी के नोटिफिकेशन में पढ़ा है कि नहीं ये मुझे नहीं पता, पर इंटरव्यू और पर्सनैलिटी टेस्ट का एक सिलेबस है हमारा। उसमें लास्ट में एक वर्ड लिखा है क्यूरियोसिटी, यानी हम ऐसे लोगों को ढूंढ रहे हैं जो क्यूरियस हों, जिनकी नज़रों में कभी कुछ पड़ता है तो वो उसको चेक करते हैं कि वो चीज़ क्या है। तो वो कहाँ टेस्ट करते हैं वो, अब देखो क्वेश्चन आया क्या, पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट, ये आपकी नज़रों में पड़ा, तो आप अगर क्यूरियस हो तो आप इसको चेक करोगे कि ये क्या है, इसका मतलब क्या होता है, इसको भी चेक करोगे ये क्या होता है। ये पीवीसी, आपने सुना होगा पीवीसी पाइप होते हैं। तो अगर आपको पता है ये क्या होता है, आपके बाद आपने इसके बारे में पढ़ा है, तो क्वेश्चन नंबर 46 ऑफ 2022 क्वेश्चन पेपर पॉलीइथिलीन टेरेप्थलेट पर पूरा एक क्वेश्चन आ गया है। अगर आपने पढ़ाई की, आपको अगर क्यूरियोसिटी है, तो आप ये क्वेश्चन को सॉल्व कर पाते क्योंकि आपने इसके बारे में पढ़ा हुआ होता। वैसे ही क्वेश्चंस, कितने सारे क्वेश्चंस तो हमें मिले हैं इस तरीके के। व्हाइट ड्वार्फ, अगर आपने यहाँ से पढ़ के व्हाइट ड्वार्फ के बारे में देखा कि व्हाइट ड्वार्फ क्या होते हैं, तो आपको ड्वार्फ स्टार्स का पता चल जाता। पल्सर्स का अगर आपने देखा होता तो पल्सर्स क्या होते हैं ये पूछा हुआ है, आपको पता चल जाता। तो क्यूरियोसिटी को रिवॉर्ड कर रहा है एग्जामिनर। देखो पॉलिटिकल रीजंस, अब ये थोड़ा कंट्रोवर्शियल होगा, पर आपको कंट्रोवर्सी में नहीं फंसना है, आपको पेपर क्लियर करना है, तो आपको न्यूट्रल होकर सोचना है। ठीक है, आप किसी पार्टी के लिए बाइस मत फील कीजिए, ये हमारा काम नहीं है। पर मैं आपको बताता हूँ, उसको बस ध्यान से सुनिएगा। क्या होता है कि रूलिंग पार्टी के हाथ में जब पावर होती है ना, तो वो किसी ना किसी अलग अलग तरीकों से वोट को गेन करने की कोशिश करते हैं। तो यूपीएससी एग्जाम भी कभी कभी ऐसा कुछ क्वेश्चन होते हैं जो कि ऐसा लगता है कि रूलिंग पार्टी ट्राई कर रही है वोट्स गेन करने के लिए। जब एक टाइम पे कांग्रेस पार्टी पावर में थी तो आपको ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे, अब बीजेपी पावर में है तो आपको कुछ ऐसे क्वेश्चंस दिखाई देंगे। अब देखो मैं दिखाता हूँ आपको क्वेश्चंस, ये देखो, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज यूज्ड इन प्रिपेयरिंग अ नेचुरल मस्कीटो रिपेलेंट। यहाँ पर आंसर तो लेमन ग्रास है, पर एक उन्होंने रॉन्ग स्टेटमेंट दे दिया है। आपने देखा अभी ऊपर कि कैसे रॉन्ग स्टेटमेंट से एक पूरा क्वेश्चन बन के आ जाता है। तो वो इसलिए करते हैं ताकि हम सभी के रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ें, और सभी के रॉन्ग स्टेटमेंट पढ़ेंगे तो इस क्वेश्चन के भी पढ़ेंगे। इस क्वेश्चन में कांग्रेस ग्रास, ये आपकी घंटी बजेगी, अरे कांग्रेस ग्रास क्या होता है। तो आप सर्च करोगे तो एक्चुअली आपको पता चलेगा कि कांग्रेस पार्टी की गवर्नमेंट के टाइम पर ये एक फेलियर था। हम क्या सीरियल के लिए डिपेंडेंट थे यूएसए पर। पब्लिक लॉ 480 नाम की एक स्कीम थी यूएसए की, जहाँ से हम जो सीरियल्स थे वो उनको इंपोर्ट करते थे। हाँ, तो उन सीरियल्स के साथ साथ कुछ इन्वेजिव स्पीसीज के सीड्स भी आ गए, जिसको जो पूरी इंडिया में फैल गया। तो उसको कहते हैं कांग्रेस ग्रास, वो ग्रास जो इन्वेजिव स्पीसीज थी, जिसने बहुत सारी नेटिव स्पीसीज को डोमिनेट करके ख़त्म कर दिया और खुद स्टेब्लिश हो गई। तो वो एक नेगेटिव माना जाता है, ऑपोजिशन ने उसको कांग्रेस ग्रास के नाम से बुलाना शुरू कर दिया, टीज करने के लिए कांग्रेस को, और यही उन्होंने क्वेश्चन में पूछ लिया। तो आप पढ़ोगे तो आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस पार्टी का एक फेलियर। अब देखो एक और चीज दिखाता हूँ, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स कॉन्स्टिट्यूट द बेस्ट सेफ गार्ड ऑफ लिबर्टी इन ए लिबरल डेमोक्रेसी। आंसर तो सेपरेशन ऑफ पावर है, पर एक टर्म दिया है कमिटेड जुडिशरी। अगर आप कमिटेड जुडिशरी को सर्च करोगे तो आपको पता चलेगा कि 1975 के आसपास जब इंदिरा गांधी जी ने एक एक्ट पास किया था, तो उसको सुप्रीम कोर्ट ने अल्ट्रा वायरस घोषित कर दिया था, मतलब वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल है। तो अगर अनकॉन्स्टिट्यूशनल है तो ये बात इंदिरा गांधी जी को पसंद नहीं आई, तो उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी को कमिटेड होना चाहिए गवर्नमेंट के लिए। तो ये कमिटेड जुडिशरी टर्म यूज किया था उन्होंने कि जुडिशरी शुड बी कमिटेड। कमिटेड जुडिशरी का मतलब है ये नहीं कि पीपल के लिए कमिटेड, यानी गवर्नमेंट के लिए कमिटेड, गवर्नमेंट के रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन नहीं करना चाहिए जुडिशरी को, ये उन्होंने कहा। तो इसका ऑपोजिशन ये बोलता है कि जुडिशरी का काम जस्टिस करना है, किसी गवर्नमेंट या किसी पार्टी की साइड लेना नहीं है। तो इसलिए ये एक नेगेटिव लाइट में दिखाता है इंदिरा गांधी जी की गवर्नमेंट को। ठीक है, तो ये इस तरीके से कई बार एजेंडा जरूर पुट फॉरवर्ड होता है। जैसे आप, एक बार मैं आपको बताता हूँ, ये थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, थोड़ा रिलीजियस लाइंस पर है, पर आप देखोगे कि शिवाजी पे कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो उनके बारे में जो कुछ अच्छा लिखा हुआ होगा ना, तो वो हमेशा ही सही होगा, और उनके बारे में कुछ गलत लिखा हुआ होगा तो हमेशा ही गलत होगा। ये सीडीएस सीएपीएफ में आते रहते हैं शिवाजी पे क्वेश्चंस। आप देखोगे इस बार 2024 में ही आया था सीडीएस में, तो उसमें उनके बारे में कुछ अच्छा बोला था तो वो डेफिनेटली सही है।
क्यों? क्योंकि रूलिंग पार्टी का बेंट ऑफ माइंड उस तरीके का है। और अगर औरंगजेब और अलाउद्दीन खिलजी टाइप के लोगों पे अगर कुछ नेगेटिव लिखा हुआ है तो वो सही है, उनके बारे में कुछ अच्छा लिखा है तो वो गलत होगा। इस तरीके से आप एक बार अगर आपको गवर्नमेंट का माइंडसेट समझ आ जाता है ना, तो कई सारे क्वेश्चंस आप सॉल्व कर पाते हो। अब ये चैनल मैंने एनोनिमस इसलिए रखा हुआ है ताकि मैं जो एग्जैक्ट एनालिसिस है वो मैं आपको बता पाऊँ। अगर मैं सामने आके ये सब बताऊंगा तो हो सकता है मेरे पीछे ईडी पड़ जाए, पर मुझे इन चीज़ों में नहीं पढ़ना। मेरा सिंपल ये है कि मुझे एग्ज़ाम क्लियर करना है, तो मैं आपको ये एक्सप्लेन करके बता रहा हूँ। मैं किसी पार्टी के कोई सपोर्ट में नहीं हूँ, ना ही किसी के अगेंस्ट में, मुझे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखो, मैंने आपको 4 रीज़न्स बताए क्यों पी-वाई-क्यूज़ इम्पोर्टेंट है। आपको जो रीज़न पसंद आए वो आप समझ लो, पर एक्चुअली में पी-वाई-क्यूज़ इम्पोर्टेंट तो हैं। अब मैं बताता हूँ वो अल्टीमेट एल्गोरिदम जो एग्ज़ामिनर यूज़ करता है, और मैं प्रूव करके बताऊंगा कि एग्ज़ामिनर वो एल्गोरिदम यूज़ कर रहा है। ठीक है? पहले एल्गोरिदम समझते हैं। सबसे पहले आपको क्वेश्चन रीड करना है पी-वाई-क्यू करते टाइम पर, नॉर्मल चीज़ है। उसमें से कीवर्ड आइडेंटिफ़ाई करने हैं। ठीक है? अभी मैं करके बताऊंगा कैसे होगा। फिर उन कीवर्ड को गूगल सर्च करना है। गूगल सर्च के पहले पेज पे अगर आपको गवर्नमेंट वेबसाइट मिल जाए तो उसको पढ़ो। गवर्नमेंट वेबसाइट अगर ना मिले, यूनाइटेड नेशन की कोई वेबसाइट मिल जाए तो उसको पढ़ो। अगर फिर भी कुछ भी ना मिले तो विकिपीडिया तो मिल ही जाता है, विकिपीडिया को पढ़ो। और फिर उसके बाद कुछ पॉइंट्स जो कि आपको लगता है कि आ सकते हैं नेक्स्ट पेपर में, उनको आप जॉट डाउन कर लो। ठीक है ना? अब देखो मैं आपको करके दिखाता हूँ। ये क्वेश्चन है कॉन्गो बेसिन का। अब कीवर्ड एनालिसिस हम कैसे करेंगे ये मैं आपको दिखाता हूँ। देखो, 2023 में आया था। अब आपको इसको कीवर्ड एनालिसिस कैसे करना था। कॉन्गो बेसिन पे आप हाईलाइट करो, इसमें पूरे क्वेश्चन को पढ़ो। इसमें एक कीवर्ड है कॉन्गो बेसिन, जो कि आपको पता होना चाहिए इसके बारे में क्या है। तो अब आप इस कीवर्ड को गूगल सर्च करोगे। अपन करते हैं सामने ही, कॉन्गो बेसिन, ये हमने किया गूगल सर्च। अब ये सर्च रिजल्ट्स आए हैं। विकिपीडिया है ये पहला, पर विकिपीडिया सबसे आखिरी में देखना है हमें, अगर गवर्नमेंट की वेबसाइट नहीं मिले और यूनाइटेड नेशन की ना मिले तो। देखो नहीं मिल रहा, ये देखो ये मिल गया। यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम की वेबसाइट है, इसको सर्च करते हैं। अब देखो, ये जो थर्ड लाइन है, थर्ड पैराग्राफ है, वहां से देखो। द कॉन्गो बेसिन इज होम टू द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। क्या लिखा है? वर्ल्ड्स लार्जेस्ट ट्रॉपिकल पीटलैंड। द पीट स्वार्म फॉरेस्ट ऑफ द कॉन्गो बेसिन स्टोर्स अराउंड X billion tons of carbon, approximately equivalent to 3 years worth of global greenhouse gas emissions. 3 years worth of global greenhouse gas emissions. अब यही क्यों? गवर्नमेंट वेबसाइट और यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट ही क्यों? और विकिपीडिया ही क्यों? इसका सिंपल आंसर ये है, ऐसा समझो, एग्जामिनर डरा हुआ है, आपको पता है, तो एग्जामिनर ऑथेंटिक सोर्सेज ही देखेगा। वो नहीं चाहता कि यूपीएससी को कोर्ट में जाना पड़े, क्योंकि वो कोचिंग वेबसाइट अगर यूज करेगा क्वेश्चन बनाने के लिए, तो कोचिंग वेबसाइट में ऑथेंटिकेटेड इन्फॉर्मेशन हो, इस पूरी गारंटी तो है नहीं, है ना? तो वो या तो एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाएगा क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड होती है, या गवर्नमेंट की कोई वेबसाइट से बता, वो गवर्नमेंट ऑथोराइज्ड है, पीआईबी से बनाएगा। या फिर वो किससे बनाएगा? यूनाइटेड नेशन, वो भी एक गवर्नमेंट ऑथराइज्ड। और विकिपीडिया से इसलिए क्योंकि विकिपीडिया एक पीयर रिव्यूड जर्नल टाइप का इंसाइक्लोपीडिया है। तो वहां पर जो भी इंफॉर्मेशन पब्लिश होती है वो बहुत एक्सेसिवली पीयर रिव्यूड होती है, तो ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं होती। तो विकिपीडिया से कई सारे क्वेश्चन आते हैं, वो हम अभी देखेंगे। तो अब देखो, समझ गए ना? इसलिए ये एल्गोरिथम फॉलो करनी है, गवर्नमेंट वेबसाइट, यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट, या फिर विकिपीडिया, इन तीनों में से कोई भी एक। ठीक है? जो, और यही ऑर्डर फॉलो करना है। गवर्नमेंट वेबसाइट जैसे क्या होता है? जैसे पीआईबी, वो गवर्नमेंट वेबसाइट है, कोई मिनिस्ट्री की वेबसाइट, ऐसा। ठीक है? तो ये देखो, ये क्वेश्चन यूनाइटेड नेशन की वेबसाइट से हो रहा था, क्योंकि ये वहीं से ही उठाया गया है। यही वो एल्गोरिदम है जो एग्जामिनर फॉलो कर रहा है, क्योंकि उसको ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन चाहिए। ठीक है ना? देखो, वर्ड बाय वर्ड उसने वहीं से उठा रखा है। और हम देखते हैं आगे क्वेश्चंस को। देखो, सीएसई 2021 में मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स 1919 पे क्वेश्चन। इसमें क्या करेंगे? कीवर्ड आइडेंटिफाई किया, एक तो ये है और एक ये है। ठीक है ना? अब इन कीवर्ड्स को सर्च करेंगे, एग्जैक्टली वही सर्च करते हैं, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स। ये किया आपने सर्च।
अब देखो, देखते हैं कोई गवर्नमेंट वेबसाइट है क्या। देखो, कोचिंग वेबसाइट, कोचिंग 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 कोचिंग, सब जगह बस कोचिंग वेबसाइट मिल रही है। तो हम क्या करेंगे, हम जाएंगे विकिपीडिया पे। देखो, 7th पॉइंट पढ़ो, 7th पॉइंट का सेकंड नंबर, 7.2 पढ़ो। ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स वुड इंक्लूड पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। अब इस क्वेश्चन में देखो, इन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, ये 2022 में पूछा है, वो वाला 2021 में पूछा था। ठीक है, ये 2021 में है, वो 2022 में आया। अब देखो एग्जामिनर ने कैसे क्वेश्चन बनाए। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 में एक रिजर्व लिस्ट थी और एक ट्रांसफर्ड लिस्ट थी। अब ये बताओ कि रिजर्व लिस्ट में कौन से सब्जेक्ट थे। यहाँ क्लियरली लिखा हुआ है विकिपीडिया के 7 नंबर पॉइंट पे, ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट वुड इंक्लूड पब्लिक हेल्थ, एजुकेशन, एग्रीकल्चर एंड लोकल सेल्फ गवर्नमेंट। यानी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट तो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट है, इसको हटाओ। टू गया, टू गया, टू गया, डायरेक्ट आंसर। ठीक है। अब मैंने ये क्यों नहीं कहा कि आप स्पेक्ट्रम से पढ़ो, क्योंकि एग्जामिनर स्पेक्ट्रम नहीं उठाने वाला, वो इतनी मोटी बुक है, वो क्यों पढ़ेगा उसे। आप पढ़ोगे क्या अगर आप पेपर बना रहे होगे तो, नहीं ना। तो एग्जामिनर ऐसे ही इंटरनेट पर सर्च करता है, हर कोई, हालसियों का सबसे आसान तरीका है इंटरनेट पर सर्च करना, और जो भी ऑथेंटिक लगे आपको वहां से क्वेश्चन बना देता है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये देखो, स्वदेशी मूवमेंट, ये 2019 का क्वेश्चन है। अब एग्जामिनर क्या करेगा, वो स्वदेशी मूवमेंट को सर्च करेगा। हम भी सर्च करते हैं, ये आ गया। अब देखो, यहाँ भी कोचिंग की वेबसाइट भरी भरी मिलेंगी आपको। मैं नाम नहीं ले रहा किसी कोचिंग का, पर आपको दिखाई दे रहा है। ठीक है। और फिर हम विकिपीडिया खोल देंगे। अब देखो, स्वदेशी मूवमेंट की विकिपीडिया खुल गई। अब देखो, यहाँ से 4th पॉइंट देखो, ऑन 7th of August 2015 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी commemorated द फर्स्ट एनुअल नेशनल हैंडलूम डे इन इंडिया टू प्रमोट इंडिजिनस हैंडलूम एंड खादी प्रोडक्ट्स। अगर आपने ये पढ़ा होता, ये देखो, ये 2023 का क्वेश्चन है। ये देखो, ये पहला स्टेटमेंट है आपका, 7th of August नेशनल हैंडलूम डे। ये दूसरा स्टेटमेंट है, 7th of August स्वदेशी मूवमेंट वॉज प्रोक्लेम्ड। यही दो देख लो आप, यहाँ पर वही लिखा हुआ है ना। तो ऐसे तो एग्जामिनर बना रहा है क्वेश्चंस, यहीं से ही इतना तो हमें समझ में आ गया। अब आपको लगेगा कि ये तो बहुत डिफिकल्ट है, इतना सारा टास्क करना पड़ेगा, एक एक कीवर्ड आइडेंटिफाई करके फिर गूगल पर सर्च करना पड़ेगा, फिर ढूंढ कर नोट्स बनाने होंगे। ये तो बहुत बड़ा टास्क है और इसमें तो बहुत टाइम जाएगा। तो फिर मैं किस लिए हूँ, हाँ। ये सब मैंने पहले से कर रखा हुआ है, तो मैं अब आपकी हेल्प करूंगा। ये वीडियो को आप एंड तक देखिए, आपको समझ आएगा कि मैं किस तरीके से आपकी हेल्प करने वाला हूँ। और दो मेरी एज थी इस अटेम्प्ट में, जिसमें मेरे 128 आए हैं उस अटेम्प्ट में, और 84 वाला अटेम्प्ट था मेरा जो 2023 का, इसमें भी मेरे कट ऑफ से 10 मार्क्स ऊपर थे। इन दोनों में ही मैंने ये वाला फॉर्मेट यूज़ किया था। बस ये है कि उस टाइम जो पहला अटेम्प्ट था उसमें मैं पूरी तरीके से नहीं कर पाया था, तो जितना मैंने किया, शायद मैंने 10-12 साल के क्वेश्चन पेपर किए थे इस तरीके से, तो मेरे उतने 10 मार्क्स एक्स्ट्रा आ गए। इस बार मैंने 30-40 साल के कर लिए थे, 1979 से कर लिए थे, तो है ना, इस बार मेरे ज़्यादा क्वेश्चन सही हुए। तो क्वेश्चन तो इसी तरीके से सॉल्व होंगे। ये मैंने ये तरीका आपको बता दिया है, मैक्सिमम लोगों को ये तरीका ही नहीं पता, वो स्पेक्ट्रम पढ़ते रह जाते हैं, 700 पेज की बुक है वो, और उसमें से क्वेश्चन नहीं आते। तो ये तो, यहाँ हार्डवर्क करके क्वेश्चन मिल तो रहे हैं कम से कम, वहाँ हार्डवर्क करोगे तो क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं हो रहे। अब देखो, हाउ डू आई नो दिस ऑल, मुझे ये सब कैसे पता, किसी को तो पता नहीं है, फिर मुझे कैसे पता। इसका सिंपल आंसर है, क्योंकि मैं हूँ एआई इंजीनियर। मैं एआई को ट्रेन करता हूँ, मैं पैटर्न सिखाता हूँ एआई को। तो अगर एआई को पैटर्न मुझे पढ़ाना है, तो फिर मुझे खुद भी तो पैटर्न रिकॉग्निशन आना चाहिए ना। तो वो मेरी स्किल है कि मैं चीज़ों को पैटर्न में ढूंढ लेता हूँ, मैं चीज़ों को कनेक्ट कर लेता हूँ। इसलिए मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको दिखाई जो कि कनेक्टेड थी, और जो कि आपको लॉजिकल भी लग रही होंगी कि किस तरीके से एग्जामिनर सोच रहा है। इसलिए मुझे ये चीज़ें कनेक्ट कर जाती हैं, तो इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। नहीं तो यूजुअली लोगों को ऐसा लगता है कि वो हनी बी वाला क्वेश्चन कहाँ से आया, वो न्यूज़ से आ गया होगा। कोई भी चीज़ उनको नहीं पता होती तो बोलते हैं करंट अफेयर है। ऐसा नहीं होता। अभी मैं आगे और दिखाता हूँ कि हर चीज़ जो लगती है करंट अफेयर, वो करंट अफेयर होती नहीं है। अब इम्पोर्टेंट बात करते हैं कि आप इस चैनल पे क्यों आए हैं। आपका कुछ स्मार्ट वर्क का काम होगा, आपका कुछ हार्ड वर्क होगा, ये सारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करनी है, या फिर आपको PYQ कैसे करना है उसका कन्फ्यूजन होगा। तो अब उसको मैं रिजॉल्व करता हूँ। चलो अब मैं बताता हूँ कि मैं कैसे हेल्प करूँगा आपकी। अब हमें PYQs करने होंगे, तो सबसे पहले
पीडीएफ जरूरत पड़ेगी पीवाईक्यू की, तो मैंने कई सारी पीडीएफ देखी थी और कुछ बुक्स भी देखी थी, पर या तो 1979 तक नहीं है, या फिर अगर है तो उसमें क्वेश्चंस उड़ा दिए हैं। जैसे 2008 का क्वेश्चन है, तो अब उसमें हिस्ट्री में अगर 8 क्वेश्चन आए थे तो बुक में सिर्फ 3 ही दिए हुए हैं, है ना। तो मुझे फिर इन दी एंड एक बंदा मिला टेलीग्राम पे, वहां से मैंने एक पीडीएफ ली जो कि 1979 2003 तक थी, और उसकी पीडीएफ की अच्छी बात यह है कि उसमें ऑफिशियल आंसर की है, तो उसमें कोई एरर्स वगैरह मुझे नहीं दिखाई दिए 2023 की, इसलिए क्योंकि 2024 की अभी आंसर की नहीं आई है। तो मैं उस बंदे का टेलीग्राम लिंक आपको दे दूंगा, आप देख लेना उससे, अगर आपको ठीक लगे तो। नहीं तो आप कहीं और से अरेंज कर सकते हो, तो आप वहां से देख लेना, पर आपको एक जगह की जरूरत पड़ेगी ना जहाँ पर आपको नोट्स बनाने हैं, तो आपको एक एरर फ्री पीडीएफ की जरूरत पड़ेगी। तो ये मुझे ठीक लगी, और फिर आप देख लेना। नहीं तो आप यूपीएससी की ऑफिशियल वेबसाइट से पेपर डायरेक्ट डाउनलोड कर लेना, पर वो सिर्फ शायद 2012 तक ही अवेलेबल। तो ठीक है, देखते हैं अब मेरा क्या रोल रहने वाला है आपकी प्रिपरेशन में। तो मैं आपको कीवर्ड एनालिसिस से पास्ट 10 ईयर्स के पीवाईक्यू करवाने वाला हूँ, 2015 से 2024। और अगर ये सीरीज में रिस्पॉन्स अच्छा आता है तो मैं इसको एक्सटेंड करूंगा, फिर हम जो एलाइड एग्जाम्स हैं, सीएपीएफ सीआईएसएफ वगैरह, उन सब के भी क्वेश्चंस देखेंगे, और अगर टाइम मिलता है हमें तो हम 1979 तक भी जाएंगे, ठीक है ना। पर आपका रिस्पॉन्स कैसा है इस पर डिपेंड करता है, ठीक है ना। एक्चुअली देखो क्या होता है ना, कि ये जो पेपर है वो या तो आप पढ़ते रहो 6 अटेम्प्ट तक, या फिर सिंपल सी ये बात है कि 2 आवर्स में जो होने वाला है उसकी आप प्रैक्टिस कर लो बहुत ज़्यादा। तो आपको इन दी एंड एमसीक्यू ही प्रैक्टिस करने हैं, और वही चीज़ है जो कि आपको सिलेक्शन दिलवाएगा। तो इससे फ़ायदा क्या होता है पीवाईक्यू करने से, और इस तरीके से आपका स्टैटिक भी रिवाइज होता जाता है, और आपकी स्टैटिक स्ट्रेंथन होती जाती है, क्योंकि आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, मिस्टेक करोगे, और फिर आप देखोगे कि सही आंसर क्या है, और आप उसका सॉल्यूशन भी देखोगे जो कि मैं आपको बताऊंगा, उसका एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन भी देखोगे। तो आपको स्टैटिक में मिस्टेक की वजह से स्ट्रेंथनिंग आती जाएगी, सॉलिडिफिकेशन होता जाएगा, ओके। तो इसलिए आपको पीवाईक्यूज की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। तो पीवाईक्यूज और वैसे भी क्वेश्चंस तो डायरेक्टली फिर आ ही रहे हैं, तो ये तो एक एड ऑन बेनिफिट है ही। लास्ट ईयर 2023 में प्लस 43 क्वेश्चंस थे जो कि पीवाईक्यू से आए थे। आप बिलीव कर सकते हो 43 क्वेश्चन पीवाईक्यू से इंस्पायर्ड थे, पर आप उनमें से सिर्फ 5 या 6 ही कर पाते। क्यों? क्योंकि वही क्वेश्चन थे जो डायरेक्ट आए थे, और 5 और 6 तो तब मैं बोल रहा हूँ जब आपने 1979 तक किए हो। हमने देखा ना 1983 से क्वेश्चन, 1986 से। अगर आपने सिर्फ 10 साल के या 15 साल के ही कर रखे हैं तो उसमें से भी आप सिर्फ 3-4 ही कर पाओगे। यहाँ फेल हो जाते हैं हम, यहाँ डिस्क्वालीफाई हो जाते हैं, समझ रहे हो ना। तो ये हमें कवर करना है, ये गैप्स हमें फिल करने हैं। तो हम वही अप्रोच रखेंगे, हम क्वेश्चन देखेंगे, उनके ऑप्शंस देखेंगे, जो सही ऑप्शन होगा वो ठीक है, और फिर उसके बाद जो बाकी के ऑप्शंस होंगे उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा, और जो कीवर्ड्स क्वेश्चन में होंगे उनके बारे में मैं आपको थोड़ी सी इन्फॉर्मेशन दूंगा। और ऐसे करके हम सारे क्वेश्चंस करते हुए जाएंगे, क्योंकि मैंने पहले से कर रखा हुआ है, तो आपको फिर खुद से करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे पास जो एक्सपीरियंस है पास्ट 2 ईयर्स के पेपर में एटलीस्ट 10 और अबाउट 30 to 40 मार्क्स ज़्यादा एक्स्ट्रा लेकर आने का कट ऑफ से। तो मुझे अच्छी तरीके से पता है कि कौन सी इंफॉर्मेशन इंटरनेट पे जो है वो आ सकती है, जो नहीं आ सकती। तो बहुत बढ़िया तरीके से हो जाएगा। आप बस इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, नहीं करोगे तो ये वीडियो खो जाएगी, फिर चैनल खो जाएगा, आगे आने वाला कंटेंट आपको नहीं मिलेगा। तो सब्सक्रिप्शन बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना। फ्री है, कोई चार्जेस नहीं लगते। ये इन्फॉर्मेशन, ये जो लॉजिकल एनालिसिस जो मैंने अपनी पिछली वीडियोस में किया, और ये जो पीवाईक्यू एनालिसिस मैं बता रहा हूँ, और आगे जो एनसीईआरटी का एनालिसिस मैं लेकर आऊंगा, ये सारी चीज़ों के लोग बहुत बहुत पैसे दे रहे हैं। आपको बस सब्सक्रिप्शन का बटन दबाना है जो कि फ्री है एकदम, समझ रहे हो ना। तो ये तो आप कर ही सकते हो कम से कम। और 2024 के प्रीलिम्स में कौन सी लॉजिकल टेक्निक्स थी जिनको मैंने सीख कर 128 मार्क्स स्कोर किए थे, वो भी उन्हीं क्वेश्चंस पेपर में मैं आपको बताऊंगा कि कैसे मैंने पीवाईक्यू से लॉजिकल टेक्निक सीखी, और फिर मैंने उनको 2024 में इम्प्लीमेंट किया। अब देखो, ये तो हमने समझ लिया कि पीवाईक्यूज कैसे करनी है, ठीक है ना। पीवाईक्यूज एक एंगल है, दूसरा एंगल है एनसीईआरटी, कि एनसीईआरटी से भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, पर लोगों को पता ही नहीं है। उनको लगता है कि 2-4 क्वेश्चन वो जो आते हैं वही वाले हैं, नहीं ऐसा नहीं है। एनसीईआरटी से बहुत क्वेश्चन आते हैं, पर जब लोगों को समझ नहीं आता ये क्वेश्चन कहाँ से आया है, तो वो बोल देते हैं करंट अफेयर से आया है। तो अब मैं नेक्स्ट जो एल्गोरिदम बताऊंगा वो होगी एनसीईआरटी की,
तो जो अल्टीमेट एल्गोरिदम कि एनसीईआरटी आपको कैसे पढ़नी है, आपको सिर्फ 10% एनसीईआरटी पढ़नी होगी और आपका पूरा काम हो जाएगा। मैं बताऊंगा कि क्यों एग्जामिनर एनसीईआरटी से क्वेश्चन बनाता है, क्यों उन्हीं एनसीईआरटी से बनाता है जो मैं बताऊंगा, और फिर आपको एनसीईआरटी पूरी एनसीईआरटी नहीं पढ़नी, सिर्फ कुछ पोर्शंस पढ़ने होंगे और आपको मैक्सिमम क्वेश्चंस सॉल्व हो जाएंगे आपकी एनसीईआरटी में, जैसे मेरे हुए थे। अब मैं आपको दिखाता हूँ अल्टीमेट एनसीईआरटी एल्गोरिदम का। मैं टीजर दे देता हूँ थोड़ा सा। 2023 में ये सभी लोगों ने बोला, ये करंट अफेयर्स से था एक क्वेश्चन कि इल्मेनाइट और रूटाइल ये किसके ओर है, इसका आंसर है टाइटेनियम। नहीं सर, ये नॉलेज वाला क्वेश्चन था, ये एनसीईआरटी से आया हुआ था। क्लास 10th की चैप्टर 5 की एनसीईआरटी में देखो ये लिखा हुआ है, मोस्ट टूथपेस्ट आर मेड व्हाइट विथ टाइटेनियम ऑक्साइड विच कम्स फ्रॉम मिनरल्स कॉल्ड रूटाइल एंड इल्मेनाइट। समझ रहे हो, है ना? आया ना एनसीईआरटी से। यूजुअली लोग उसे बोल रहे थे कि ये तो पता नहीं कहाँ से आ गया, ये तो रैंडम क्वेश्चन है। नहीं, ये रैंडम नहीं था। और बता देता हूँ, 2023 में स्विट्जरलैंड इज वन ऑफ द लीडिंग एक्सपोर्टर्स ऑफ गोल्ड इन टर्म्स ऑफ वैल्यू। स्विट्जरलैंड हैज सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व इन द वर्ल्ड। लोगों ने क्या क्या बोल दिया था कि ये तो स्विट्जरलैंड में ये हुआ है, ये वाले पेपर्स लीक हुए हैं इसलिए मिनरल पूछ लिया। ऐसा कुछ भी नहीं था। 2023 का ये क्वेश्चन इस जगह से आया था, स्विट्जरलैंड हैज नो नोन मिनरल डिपॉजिट। अगर स्विट्जरलैंड में मिनरल डिपॉजिट है ही नहीं, ये एनसीईआरटी का पेज है, ठीक है, 8th क्लास की एनसीईआरटी है ये। अगर मिनरल डिपॉजिट है ही नहीं तो फिर ये स्टेटमेंट तो गलत हो जाता है ना कि सेकंड लार्जेस्ट गोल्ड रिजर्व। जब मिनरल डिपॉजिट नहीं है तो गोल्ड रिजर्व कहाँ से होंगे? ये कट गया और आंसर डायरेक्ट आ गया सी। ठीक है ना? तो इसी तरीके से एनसीईआरटी की भी एक एल्गोरिदम है जो कि एग्जामिनर यूज करता है क्वेश्चन बनाते टाइम। ठीक है ना? तो वो आपको सीखनी होगी और मैं बताऊंगा क्यों वो करता है। हम एग्जामिनर के शूज में खुद को रखकर देखेंगे और फिर उसके बाद हम डिसाइफर करेंगे, एग्जामिनर को एक्सपोज करेंगे। ठीक है ना? तो मैं क्विकली बता देता हूँ कि हम क्या करने वाले हैं। आपको वो पीडीएफ रेडी रखनी है जिसमें हम नोट्स बनाएंगे और फिर मैं आपको कीवर्ड एनालिसिस करवाऊंगा 2015 का। सबसे पहले हम 15 का करेंगे, 3 फरवरी से स्टार्ट करने वाले हैं और हर दिन 2 वीडियोस आएंगी जिसमें 25 क्वेश्चन ईच होंगे। ठीक है, तो हम 20 डेज में पूरा कवर कर लेंगे। अब हमारे पास इतना टाइम नहीं है और पीवाईक्यूज हमें बहुत सारे करने हैं, तो आपको रेडी रखना है। ये सबसे इजीएस्ट तरीका होगा आपकी प्रिपरेशन का, क्योंकि इसके बाद आपको रिवीजन करने की इतनी ज़्यादा ज़रूरत पड़ेगी नहीं। आप सोचो ना कि आपने जो स्टैटिक मटेरियल पढ़ा है उसके ऊपर आपने 1000 क्वेश्चन कर लिए हैं, तो क्या बचेगा फिर? वो भी पीवाईक्यू के 1000 क्वेश्चन। So I cannot stress more upon this. You have to do this to clear this exam. This is the easiest way out. और एक बात बताओ, मैंने पिछली सीरीज की लास्ट वीडियो में ये कहा था कि 100 लाइक्स मिल जाएंगे तभी मैं नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा। भाई मुझे लगा था कि तुम 2-3 दिन का टाइम तो दोगे, तुमने तो 12 घंटे में वो 100 लाइक्स पूरे कर दिए थे। यार थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा मैंने सोचा रेस्ट करूंगा। तुम लोग तो इतना परेशान कर रहे हो कि सीधे नई वीडियो बनाओ नई वीडियो बनाओ। भाई टाइम लगता है, तो थोड़ा सा पेशेंस। अब रेगुलर वीडियोस होंगी 3 तारीख से, फिर उसके बाद हम देखते हैं। ठीक है? और सिर्फ प्री के लिए ही तो पढ़ते रहना नहीं है, जल्दी से ये कंप्लीट करो, प्री क्लियर करो, फिर मेंस के लिए पढ़ो। इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि पूरे सिर्फ प्री के लिए ही पढ़े जा रहे हैं 6 अटेम्प्ट तक। नहीं, ऐसा कुछ नहीं करना है। ओके, सो अब आपको क्या करना है, इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है पहले तो। वीडियो लॉस नहीं होनी चाहिए, चैनल लॉस नहीं होना चाहिए। दूसरी बात, मैं इस वीडियो पे टारगेट रख रहा हूँ 1000 लाइक्स का। ठीक है, ये कंप्लीट हो जाएंगे उसके बाद मैं नेक्स्ट अल्टीमेट एल्गोरिदम लेकर आऊँगा जो कि एनसीईआरटी की होगी या फिर लॉजिकल टेक्निक्स की भी हो सकती है। मेरे पास 3-4 अल्टीमेट एल्गोरिदम्स हैं जो कि फाइनली हम एग्जाम में यूज करेंगे। तो 1000 लाइक्स हो जाएंगे, क्योंकि देखो ऐसा होता है कि इस वीडियो से मुझे कुछ मिल नहीं रहा है। तो आप जब भी लाइक करते हो तो मुझे मोटिवेशन मिलता है, आप कमेंट करते हो मुझे मोटिवेशन मिलता है। और जब मैं देखता हूँ कि 1000 व्यूज़ हैं वीडियो पे और लाइक सिर्फ 50 किए हैं, इसका मतलब 950 लोगों को पसंद नहीं आई है वीडियो। तो फिर मुझे लगता है कि फिर वीडियो बनाने का क्या मतलब। और मुझे अपना भी पढ़ना रहता है ना, तो मैं सीरियसली आपका अपना बहुत सारा टाइम लगाकर वीडियोज़ बनाता हूँ। तो प्लीज़ आप इसको अप्रिशिएट कीजिए और लाइक्स कीजिए। और अगर कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट कीजिए, हम इंटरेक्टिव रखेंगे। आपकी जो भी वीडियोस वगैरह में जो कमेंट आएंगे मैं उनको नेक्स्ट वीडियो में एड्रेस कर दिया करूँगा। ऑलराइट? और अगर अभी तक आपने 2024 पेपर का लॉजिकल एनालिसिस नहीं देखा है विद एग्जाम हॉल अप्रोच, प्लीज़ वॉच इट, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपके सारे लॉजिकल एनालिसिस क्लियर हो जाएंगे उसमें। ओके, सो सब्सक्राइब द चैनल। Anakin Skywalker signing off. Live long and prosper.